हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अच्छे हैं ना? अरे बोलो हाँ सर, अच्छे हैं, बिल्कुल बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, हमें मस्त हैं, स्वस्थ हैं, ऐसे ही है ना। तो देखिए, आज हम जो है पिछली क्लास में हमने स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम के टाइप्स क्या होते हैं, है ना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम, यानी कि अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज हम फाइनली चल रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनाते हैं। चलिए किसकी बात करेंगे आज हम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखना, चीजों को समझना। पिछली क्लास में मैंने आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। ये जो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इसमें हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं, तो इमिशन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का। जब हम हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो कैसा आएगा, तो ये क्या हमारा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हम बनाने वाले हैं ना, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हम बनाने वाले हैं। और हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है ये एक लीनियर स्पेक्ट्रम होता है, एक रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है, लीनियर यानी कि रेखीय स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम वो बेंड स्पेक्ट्रम नहीं होता, यानी कि इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है वो बेंड्स के रूप में नहीं होती, वो एक लाइंस के रूप में होती है, रेखीय रूप में होती है, ठीक है ना। तो पहली चीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होगा और दूसरी चीज ये एक रेखीय स्पेक्ट्रम होगा। अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, कैसे बनाएंगे। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में आएगा तो उस समय कुछ रेडिएशंस को इमिट करेगा, और वो इमिटेड रेडिएशंस को जब हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो वो उस रेडिएशंस को स्कैटर्ड कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा, जिससे हमें जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइन रेडिएशंस है वो नजर आएंगी, है ना, आएंगी कि नहीं आएंगी। और रेडिएशंस हमें स्पेक्ट्रम में वही नजर आएंगी जो उस इमिटेड रेडिएशंस में उपस्थित होंगी, उसी वेवलेंथ की रेडिएशंस अपने को नजर आएंगी, बाकी तो और नजर ही नहीं आएंगी, है ना। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था पिछली क्लास में, सर पढ़ा था हमें। देखिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बनाने के लिए, उसको जो है डिराइव करने के लिए कि कैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाएंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इमिशन ट्यूब होती है। क्या होती है, एक विसर्जन नलिका है, और ये हमारे पास एक प्रकार की विसर्जन नलिका है, और इस विसर्जन नलिका में हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास करवाएंगे, और साथ में लोअर प्रेशर्स पे हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को फिल कर देंगे। अब हाइड्रोजन परमाणु तो भैया ऐसे अपने को नेचुरल फॉर्म में मिलेगा नहीं, वो एटम्स के फॉर्म में मिलेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलेगा, नॉट एटम्स, मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा करके हम इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास करवाएंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से ये हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये हाइड्रोजन एटम्स उच्च ऊर्जा युक्त होंगे, यानी कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन एटम है जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि उन इलेक्ट्रॉन्स की, इस एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा अधिक है, तभी तो भाई हाइड्रोजन एटम्स अधिक एनर्जी वाला हुआ, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज़्यादा है। स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि स्टेबिलिटी कम है तो ऊर्जा ज़्यादा है, ऊर्जा ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। सही बात है, यानी कि ये हाइड्रोजन एटम कम स्टेबल है, स्टेबलाइज्ड नहीं है, और इसका मतलब अपने को बिल्कुल पता चल रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में उपस्थित है। अब जब भी इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में उपस्थित हैं इस हाइड्रोजन एटम के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में आएंगे, और जब ये हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में आएंगे, स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उच्च ऊर्जा वाले से निम्न ऊर्जा ऑर्बिटल में आते समय कुछ एनर्जी को इमिट करेंगे, और इस इमिटेड एनर्जी को हम यहाँ से इस ट्यूब में से इधर पास करवाएंगे। जब ये एनर्जी इस ट्यूब से होते हुए प्रिज्म से गुजरेगी तो क्या होगी, ये इसको स्कैटर्ड करेगी, प्रकीर्णित करेगी, और जो है यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम है, जो स्पेक्ट्रोमीटर है, जिसे हम स्पेक्ट्रोग्राम भी कहेंगे, ये क्या होगा, यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस अपने को यहाँ पे नजर आएंगी। जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस, जो भी रेडिएशंस की, जो भी जिस भी वेवलेंथ की रेडिएशंस इस रेडिएशन में होंगी, वहीं अपने को वेवलेंथ वाली रेडिएशंस यहाँ पे नजर आएंगी।
इतना तो अपन ने पढ़ा था किसमें, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में। और हाइड्रोजन में भी यही होगा, बस यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, हाइड्रोजन एटम ले लिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाते समय जो रेडिएशन इमिट कर रहा है उसको प्रिज्म से पास करवा दो, बस यही तो है। समझ में आ गई? अब सुनो मेरी बात, ये वाला जो काम है सबसे पहले एक जो साइंटिस्ट था जिसका नाम था बामर, क्या है, बामर, उन्होंने किया था, है ना। सबसे पहले बामर ने क्या किया, यहाँ से जो प्रिज्म से जो स्कैटर्ड जो लाइंस निकली उसको उन्होंने स्पेक्ट्रोग्राम या स्पेक्ट्रोमीटर पे उन्होंने फॉल करवाया, और उसके बाद उन्होंने देखा कि कौन कौन सी लाइंस वहाँ पे आ रही है, ऑब्जर्व किया। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि कोई परमाणु, हमें इसको पहले ही आपको समझो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि भैया हाइड्रोजन में तो केवल एक ही परमाणु है, हम यहाँ पे हाइड्रोजन के कई सारे परमाणु ले रहे हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे हाइड्रोजन के कई सारे परमाणु ले रहे हैं और इन परमाणुओं में हम इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करेंगे थोड़ा सा। चलिए भाई, चलिए जी, मान के चलते हैं 4 हाइड्रोजन के परमाणु में हमने क्या किया था, हाइड्रोजन में क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो इमिटेड रेडिएशन में भी जो है ज़्यादा सीरीजेस नहीं बननी चाहिए। जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम डायग्राम बनाएंगे उस समय, परंतु क्या होता है, कोई सारी जो वेवलेंथ की लाइंस हैं, सीरीज वो अपने को नजर आती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए होता है, उसको समझेंगे कि कई सारी हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम जो लाइंस नजर आई वो क्या है ना। तो ऐसा क्यों हुआ उसको समझना जरा। क्या हुआ है कि यहाँ पर सभी में ये एक्साइटेड हाइड्रोजन के एटम्स हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, और इसमें अपन एक ऑर्बिटल और बना लेते हैं क्योंकि ग्राउंड स्टेट तो भैया नीचे वाली रहेगा, ये वाली ग्राउंड स्टेट है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन के चलते हैं यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है। ये सारी एक्साइटेड स्टेट है, ये वाली ग्राउंड स्टेट, ये भी ग्राउंड स्टेट, ये भी ग्राउंड स्टेट और ये भी ग्राउंड स्टेट है, ये वाली भी ग्राउंड स्टेट है ना। ऑलराइट, तो अब देखो ये सारी एक्साइटेड स्टेट है। अब हाइड्रोजन का हमने मॉलिक्यूल लिया जिसको विसर्जन नली में अपन ने लिया था, उसको हम क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी देकर के हम उसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम्स में तोड़ रहे हैं और उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन एटम्स अपने को मिल रहे हैं। तो ऐसा केवल एक परमाणु तो नहीं होगा ना, ऐसे कई सारे परमाणु होंगे जिनकी सभी की एक्साइटेशनल स्टेट अलग अलग हो सकती है। कोई इस वाले तीसरे ऑर्बिटल में होगा तो किसी n=2 में होगा, कोई n=2 में होगा, कोई n=3 में होगा, कोई n=4 में होगा, कोई n=6 में होगा, 5 में होगा, इस प्रकार से। तो सभी की एक्साइटेशनल स्टेट अलग अलग होंगी ना। तो देखिए मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन भैया यहाँ पे सीधा कूदा तो ये अलग प्रकार की रेडिएशन इमिट करेगा, ये यहाँ से कूदा है तो ये अलग प्रकार की जो रेडिएशन है वो इमिट करेगा, ये यहाँ से कूदा है तो ये अलग प्रकार की रेडिएशन इमिट करेगा, और अगर ये यहाँ से कूदा है तो ये अलग प्रकार की रेडिएशन इमिट करेगा। ऐसे ही ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कूद सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कूद सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कूद सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कूद सकता है। तो बोलो बेटा क्या इन सभी की वेवलेंथ अलग अलग होंगी कि नहीं होंगी? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल से तो नहीं कूद रहे, अलग अलग ऑर्बिटल से कूद रहे हैं। हो सकता है वो सेम ऑर्बिटल में कूद जाए, हो सकता है वो अलग अलग ऑर्बिटल में कूद जाए। बोलो तो सभी की वेवलेंथ अलग अलग होंगी। इसी वजह से अपने को जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम देखते हैं उसमें कई सारी वेवलेंथ की जो सीरीज है वो अपने को नजर आती है, अलग अलग लाइंस जो है अपने को नजर आती है। समझ में आई? तो ऐसा सिर्फ एक परमाणु में नहीं होता है, एक से अधिक बहुत सारे हाइड्रोजन परमाणु में ये सारा जो प्रोसेस है वो चलता रहता है, जो अपने को स्पेक्ट्रम बनाते समय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अपने को नजर आता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या किया था, जो आपके बामर साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में बताया और उन्होंने दृश्य प्रकाश में इसकी खोज की थी। किसमें? दृश्य प्रकाश के अंदर। किसमें बेटा? दृश्य प्रकाश में। देखिए यहां पर ना अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बनाएंगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं अपन, यहां से सबसे पहले हमने n=1 लिया, ठीक है, n=1। ये पहला ऑर्बिटल लिया हाइड्रोजन का, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, देख लें अपन। हाँ दिख तो रहा है। इसको थोड़ा और नीचे बना लेते हैं क्योंकि अपने के पास अगर पॉसिबिलिटी है तो ऊपर डायग्राम भैया वो अंदर घुसाना नहीं पड़े, है ना, अच्छे से बन जाए।
तो लिख तो रहा है आप लोगों को n बराबर 1। उसके बाद ये अपना ऑर्बिटल है n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं यार, क्योंकि एनर्जी लेवल सारे एक जैसे दिख रहे हैं ना। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन आपको समझ में अच्छा आना चाहिए ना, यही तो बात है। n बराबर 2, n बराबर 3, ये n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7। ये मैंने गैप एनर्जी गैप कम किया है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोअर ऑर्बिटल से हाई ऑर्बिटल की तरफ जाते हैं तो एनर्जी गैप घटता चला जाता है। मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में भी, पिछले से क्लास में भी मैंने आप लोगों को समझाया। इसको हटा लें, आपको ध्यान रखनी इस बात को। और सबसे ऊपर हमने क्या किया, ये इन्फिनिटी ऑर्बिटल बना दिया कि यहाँ पे तो जब होगा जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पोजीशन पे तो परमाणु से ही बाहर चला जाएगा, जहाँ पर न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का कोई अट्रैक्शन फोर्स रहा ही रहेगा या नहीं बीच में दोनों के, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि मान के चलते हैं, जो हम पहले बामर सीरीज की बात करते हैं, किसकी, बामर सीरीज की बात। सबसे पहले भैया बामर थे, उन्होंने दृश्य प्रकाश के बारे में बताया है ना। तो जो दृश्य प्रकाश के बारे में कैसे पता चला कि जो भी वेवलेंथ की लाइट रेडिएशंस बन रही थी स्पेक्ट्रोग्राम पे, स्पेक्ट्रोमीटर पे, वो सभी दृश्य प्रकाश के रेंज में आ रही थी, इसीलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मान के चलते हैं एक इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी स्टेट से जो 7th ऑर्बिटल है उससे सीधा आया 2 में, वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। और हो सकता है वो किसी एटम में 7 से भी आ सकता है, किसी एटम में 6 से भी आ सकता है, किसी एटम में 5 से भी आ सकता है, किसी एटम में 4 से भी आ सकता है, और किसी एटम में 3 से भी आ सकता है। ये सभी क्या है, बामर सीरीज है। ये सभी क्या आपकी बामर, ठीक है, बामर लाइंस है, ठीक है, बामर सीरीज है। उसके बाद अब धीरे धीरे क्या हुआ कि भैया लोगों ने खोजना शुरू किया, तो धीरे धीरे कुछ और भी लाइंस आई, जिसके बाद में सबसे पहले लाइमन आई। बामर के बाद में लाइमन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लाइमन सीरीज को इन्वेंट किया, है ना। फिर उसके बाद कुछ और लाइंस आई जिसको हम बनाते हैं। चलिए, आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। हाई ऑर्बिटल से कोई एटम है जिसमें 7th ऑर्बिटल से सीधा 1st ऑर्बिटल में आ रहा होगा, हो सकता है 6 वाले से किसी एटम में 6 से 1 में आ रहा है, हो सकता है किसी में यहाँ से यहाँ, हो सकता है किसी एटम में यहाँ से यहाँ आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन, हो सकता है किसी में यहाँ से यहाँ, और हो सकता है किसी में यहाँ से यहाँ। तो ये जो पूरी सीरीज है इसमें देखिए सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है अपनी एक्साइटेड स्टेट से, अपनी उच्च ऊर्जा वाले लेवल से, कक्षक से, वो लोअर एक ही सेम एनर्जी लेवल्स में आ रहे हैं। यहाँ पे भी सेम एनर्जी लेवल में आ रहे हैं, इसी वजह से ये सभी क्या है, एक सीरीज के हैं। यहाँ पर भी सभी हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल से एक ही और सेम ऑर्बिटल में आ रहे हैं, इसीलिए क्या है, सेम सीरीज वाले हैं। समझ में आ गए। तो यह है आपके लाइमन, इसको हम कहेंगे लाइमन सीरीज। उसके बाद आते हैं आपके पास्चर। उसके बाद कौन आते हैं, आपके पास्चर आते हैं बेटा। तो पास्चर में जो n बराबर 3 है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कूदेंगे, हो सकता है 7 से आ रहे हो सकता है 6 से आ रहे हो। ये सभी अलग अलग एटम्स है। ये देखिए, ये एक एटम की लाइन है, ये एक एटम की लाइन है, ये भी एक एटम की, सभी अलग अलग एटम्स की लाइन है, ठीक है। और यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है। ये कौन सी है, पास्चर है, ठीक है। लाइमन, बामर, पास्चर। उसके बाद आती है ब्रैकेट्स, ठीक है, जिसमें n बराबर 4 में इलेक्ट्रॉन्स कूदेंगे, यहाँ पे जंप लगाएंगे, लगाओ भैया जंप लगाओ। तो ये क्या है, ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स। उसके बाद हो सकता है आपके जो हायर एनर्जी लेवल से 5th में आ रहे हो, यहाँ से यहाँ पे आ रहे हो, तो ये क्या आपके फंड है। और हो सकता है जो हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं उससे किस में आ रहे हो, 7 से 6 में आ रहे हो। बस अपने को यहीं तक स्टडी करना है, ठीक है ना। यह है आपकी हम्फ्री सीरीज,
हम्फ्री सीरीज। इसके बाद देखिए अब क्या 7 वाले ऑर्बिटल से ही आ सकता, नहीं 8 से भी आ सकता, 9 से भी आ सकता, 10 से भी आती है, इन्फिनिटी है, ठीक है, ये कहीं से भी आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसमें भी कहीं से भी आ सकते हैं, आगे ऊपर चलते चले जाइए, ऊपर चलते चले जाइए। तो हमने ज्यादा ऑर्बिटल्स नहीं बनाए भैया, अपने पास जगह कम है ना, कैसे बनाए अपन, हाँ 8 और 9 10 11 12 इतने सारे ऑर्बिटल्स कैसे बना दे यार, मेरे पास तो जगह छोटी है ना, इसीलिए तो मैंने क्या किया, बस 7 ऑर्बिटल से बनाए। 8वें से भी आ सकता, 9वें से भी आ सकता, 10वें से भी आ सकता, पर आएंगे सभी n बराबर 1 में, पर आएंगे सभी n बराबर 2 में, पर आएंगे सभी n बराबर 3 में, पर आएंगे सभी n बराबर इसमें 4 में, 5 में, 6 में। समझ में आ गई? तो यहाँ पर जो लाइमन सीरीज है, ये जो लाइमन सीरीज है ये आपके अल्ट्रावायलेट रेंज में आती है, अल्ट्रावायलेट रेंज में आती है, जो कि 4000 एंगस्ट्रॉम से नीचे की रेंज होती है जिनकी वेवलेंथ, ठीक है ना। और ऐसे ही जो बामर सीरीज है ये आती है आपके विजिबल रीजन में, वीआर रीजन में, ये आती है आपके आईआर रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में, अवरक्त रीजन में, ये भी आपके आईआर रीजन में आएंगी, ये भी आपके आईआर रीजन में आएंगी, और ये आपकी आएंगे एफआईआर रीजन में, ठीक है। तो ये कौन कौन से रीजन में है? अब ये सभी की जो रीजन है वो किससे डिफ्रेंशिएट हुए? इनकी वेवलेंथ के आधार पे, इनकी सभी की अपनी अपनी वेवलेंथ के आधार पे। किसी की वेवलेंथ अगर 4000 से कम है तो ये अल्ट्रावायलेट रेंज में आ गई, किसी की रेंज अगर 4000 से 7000 के बीच में है तो वो विजिबल रेंज में आ गई, और किसी की रेंज अगर जो है आईआर रीजन की जो है, किसी की रेंज अगर 7000 एंगस्ट्रॉम से अधिक है तो फिर वो आईआर रीजन में आ गई। इस प्रकार से इनको सेपरेट किया गया, डिफ्रेंशिएट किया गया। अभी समझ में आया इतना सा? बोलो बोलो बेटा। हाँ सर समझ में तो आ गया, फटाफट इसको नोट करो। फिर चलते हैं अपन इनके जो बामर ने फॉर्मूले थे कि इन सभी जो लाइंस आ रही, जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही, इन सभी की वेवलेंथ से कैसे निकालेंगे हम? सर वेवलेंथ तो निकालना आना चाहिए, निकालेंगे कैसे सर, है ना सर? तो सर कैसे निकालेंगे बताइए सर, हमको जानने की बड़ी जिज्ञासा हो रही है सर, हम जानने के लिए बड़े बेताब हो रहे हैं सर, समझाइए सर। समझाते हैं, पहले इसको नोट करो बेटा, कर दे रहा बेटा, तो हटा दे। चलिए अब देखिए जो बामर थे उन्होंने सबसे पहले विजिबल रीजन से जो अलग अलग वेवलेंथ की सीरीज है वो उन्होंने बनाई थी, निकाली थी, है ना। तो उन्होंने इनकी वेवलेंथ को निकालने के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था, 1/λ = RH। अब बामर लाइंस किस में आ रही है? n बराबर 2 में आ रही है, दूसरे चौथे पांचवे छठे सातवें आठवें कक्षक से किस में आ रही है? n बराबर 2 में आ रही है। देख लो पीछे पन्ना पलट कर, n बराबर 2 वाली कक्षक में आ रही है ना। तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला उन्होंने डिराइव किया, इस सेंटीमीटर इनवर्स, ये फॉर्मूला उन्होंने डिराइव कर दिया। ये n बराबर 2 कितना हो क्या हो सकता है? n बराबर 2 कितना हो सकता है? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 हो सकता है। तो ये n बराबर 2 का मतलब है जहां से इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से इस वाले ऑर्बिटल में आ रहा है, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस ऑर्बिटल का नंबर क्या है, कौन सा ऑर्बिटल है, तो वो है ये n बराबर 2। वो आप यहाँ पे तो अगर तीसरे ऑर्बिटल में आ रहा है तो यहाँ से इसको यहाँ पे पुट कर दो, आपका निकल के आ जाएगा। RH की वैल्यू कितना होता है, मैं आपको टेलीफोन नंबर देता हूँ। RH बराबर होता है, ये एक रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई? 109677 टेलीफोन करके वैसा बामर से पूछ लेना कैसे उन्होंने काम किया, है ना। 6 डिजिट का नंबर है, टेलीफोन नंबर है बेटा, पूछ लेना आप लोग इससे, ठीक है। तो यह है RH बराबर, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, साथ में n बराबर n का n स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर 1/n का स्क्वायर, ठीक है। और n2 बराबर कितना हो गया ये आपका, ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, जिस ऑर्बिटल में आएगा, ठीक है, जिस ऑर्बिटल से आ रहा है वो है ये। समझ में आ गया? चलिए, तो ये तो था सिर्फ उस वाली वेवलेंथ को निकालने के लिए जो बामर सीरीज में आ रही है, जो बामर सीरीज में आ रही है, सिर्फ बामर सीरीज वाले के लिए। परंतु फिर बाद में धीरे धीरे कुछ अल्ट्रावायलेट रेंज में भी आ रही थी, यानी कि लाइमन सीरीज भी आ गई, पास्टर सीरीज भी आ गई, फंड सीरीज भी आ गई, ब्रैकेट सीरीज भी आ गई, और साथ में हम्फ्री सीरीज भी आ गई। ये लो सबको ले बैठा। अब इनकी वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? उनके लिए क्या ये फॉर्मूला काम कर जाएगा? क्योंकि भैया हम्फ्री सीरीज है, मान लीजिए ये हम्फ्री सीरीज है, उसमें
n बराबर 7 से n बराबर 6 में आ रहा था, यानी कि n बराबर 6 में आ रहा है। तो भैया आप तो n बराबर ये जो 2 का होल स्क्वायर वो ले रहे हो। अब क्या कैसे निकालेंगे अपन, नहीं निकाल पाएंगे ना। तो फिर उन्होंने जो एक रिडबर्ग साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन सभी अलग अलग सीरीज की जो वेवलेंथ है उनको निकालने के लिए एक कॉमन फॉर्मूला डिराइव कर दिया, जिससे आप किसी भी सीरीज की जो रेडिएशंस है उसकी वेवलेंथ निकालो, सबके लिए निकल जाएगा भैया, सबके लिए निकल जाएगा। चाहे आप ब्रैकेट्स की निकालो, चाहे आप बामर की निकालो, चाहे आप फंड की निकालो, चाहे आप पास्टर की निकालो, चाहे आप भंभरी की निकालो, किसी की भी निकालो, सबका लग जाएगा। तो उन्होंने क्या फॉर्मूला डिराइव किया, ये है रिडबर्ग साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला डिराइव किया गया, कैसे किया गया, उससे अपने को इतना ज़्यादा नहीं लगाव रखना है, वो आप फिजिक्स में भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने फॉर्मूला डिराइव किया 1 लेमडा इज इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। बस इतना कर लो, काम हो जाएगा आपका काम, निकाल पाओगे आप किसी भी रेडिएशंस की वेवलेंथ। और एक और बात मैं आपसे कहूं, ये 1/λ क्या है, 1/λ न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, क्या ये तरंगों की संख्या है, तरंग संख्या है। तो इसके तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू 109,677 1/n1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम सर होनी तो नहीं चाहिए, और होगी भी नहीं है आप लोगों को, समझ में आ गई। तो फटाफट से इसको नोट करिए और देखते हैं आगे और क्या है। यहां से ना ये जो n2 है, n2 का आप ऐसे भी कर सकते हो कि n2 क्या है, जो आपका n1, ये जो n1 प्लस 1, n1 प्लस 2, n1 प्लस 3, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब सुनो बात, एक छोटे से पॉइंट्स है जो अपन क्लियर कर लेते हैं। कोई भी लाइन हो, किसी भी सीरीज की लाइन हो, चाहे वो बामर हो, पासर हो, ब्रैकेट्स हो, फंड हो, हम्परी हो, कोई भी सीरीज की लाइन हो, मान के चलते हैं ये अपने पास जो है पास्टर की लाइन है जिसमें n बराबर 1 है, यहाँ से किसी भी ऑर्बिटल से कूद रहा हो, ये n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, इस प्रकार से, ठीक है। मान लीजिए सेकंड से कूदा है, ये थर्ड से कूदा है, ठीक है, और ये कूदा है 4 से, इस प्रकार से मान के चलते हैं, इस प्रकार से मान के चलते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी लाइन हो, चाहे वो लाइमन की, बामर की, पासे की, फंड की, हम्परी की, किसी की भी हो, सभी में जो पहली जो लाइन आएगी, ये वाली पहली लाइन आएगी, जो पहली लाइन आएगी सभी सीरीज में, जो पहली लाइन आएगी वो हमेशा कौन सी होगी बेटा, अल्फा लाइन होगी, यानी कि समझ में आ गई। तो वो क्या होगी, रेडिएशन से। ऐसे ये क्या होगी, ये अल्फा लाइन है, तो ये बीटा लाइन है, और ये क्या है, गामा लाइन। बात समझ में आ गई, यानी कि अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन की वेवलेंथ की लाइन है ये। और यहीं से अपन एक और पॉइंट निकालते हैं कि हर एक सीरीज में ये जो प्रथम लाइन होगी उसी की ऊर्जा सबसे न्यूनतम होगी। बोलो बोलो, जो प्रथम लाइन होगी उसी की, अब देखिए चाहे हो सकता है वो 3 से 4 में भी आ रहा, 3 से 2 में भी आ रहा हो, 4 से 3 में आ रहा हो, 2 में आ रहा हो, या 3 से 2 में आ रहा हो। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, ये सब बामर में होता है, तो बामर में भी देखिए ये वाली जो लाइन है ये क्या है, अल्फा है, और ये वाली जो लाइन है इसकी न्यूनतम ऊर्जा वाली, न्यूनतम फ्रीक्वेंसी वाली, न्यूनतम आवृत्ति वेवलेंथ वाली लाइन है कि नहीं बेटा, सर होनी तो चाहिए, होगी भी सही बेटा। तो ये क्या है, सबसे न्यूनतम एनर्जी वाली लाइन है बेटा। कौन सी, अल्फा लाइन। हम क्या कर सकते हैं, जो अल्फा लाइन है वो क्या है, न्यूनतम एनर्जी वाली लाइन है। ये क्या है, न्यूनतम एनर्जी वाली लाइन,
वाली लाइन। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मान के चलते हैं मैंने आप लोगों को बताया E इज इक्वल टू एच नहीं होता है, यानी कि E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया। यानी कि एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कौन? फ्रीक्वेंसी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर इस वेवलेंथ की, या फिर हम देखते हैं इस लाइन की और इस लाइन की मैं अगर आपसे बात करना चाहूँ, इस वाले की और इस वाले की, ध्यान देना, इस वाले की और इस वाले की बात करना चाहता हूँ, मेरे को बताइए भैया वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी? बताइए बेटा वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी ऊर्जा कम होगी वेवलेंथ उसकी ज़्यादा होगी। तो जिसकी, इस दोनों में से ऊर्जा किसकी कम है? इसकी कम है, यानी कि इसकी ऊर्जा भी, वेवलेंथ भी ज़्यादा है, यानी कि इसका लेमडा ज़्यादा होगा और इसका लेमडा कम होगा। हम क्या कर सकते हैं इसे कि कोई वेवलेंथ की किसी लाइन की जितनी अधिकतम ऊर्जा होगी उसकी वेवलेंथ भी उतनी ही कम होगी और फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। इतना तो समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? चमका कि नहीं चमका बेटा? सर चमक तो गया। तो बस यही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ में आई होंगी। अब आपको अगर उस वाले डायग्राम से समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा कष्ट और भोग लो बेटा, थोड़ा सा हल्का सा लेंथी हो सकता है क्योंकि हमारे पास भी डाटा तो नहीं है, पर देखते हैं क्या होता है। फिर भी आप लोगों को समझाना जरूरी है। मान लीजिए कोई परमाणु है, अब मैं थोड़ा सा परमाणु को जो है बेटा बड़ा करने वाला हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 ही बने, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। अपने को 7 लेने हैं ना, चलिए 7 लेते हैं। तो मान के चलते हैं 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए बॉम्बर क्या था, ये n बराबर 2 है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 5 6 और 7। इस प्रकार से ये उस लाइन को अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से काट करके चौड़ा कर देंगे, ठीक है। तो वो जो मैंने डायग्राम बनाया था ना शुरू में, वो आपको आ जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको और इस प्रकार से समझ लो कि कोई परमाणु होगा हाइड्रोजन का जिसमें से n बराबर 2 में से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में जा रहा होगा, ऐसे ही यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, ऐसे ही यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, ऐसे ही यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, ऐसे ही यहाँ से यहाँ, और ऐसे ही यहाँ से यहाँ। इसको ऐसे बनाते हैं बेटा, ये बड़ा वाला यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया पास्चर सीरीज। ऐसे ही क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ये n बराबर 2 में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सर आ तो रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर दिख तो रहे हैं। ये हो गया आपकी बामर। और अब ऐसे ही क्या होगा, आपके n बराबर 3 में कूदा दो, ये n बराबर 3 हो गया, n बराबर 2, n बराबर 3, ऐसे कूदा दो। ये कौन सी हो गई आपकी? बोलो बेटा। 1 2 3 तो ये रह गया ना, तो इनको यहाँ पे कूदाओ बेटा, थोड़ा और कूदा दो, कूदा दो, शर्म मत करो, ठीक है। ये हो गया आपकी लाइमन बाबर पास्चर। उसके बाद कौन सी आ गई आपके? ब्रैकेट्स, ये रही आपकी ब्रैकेट्स। अरे बाप रे, कहाँ से कूदा रहे हो सर? एक तो यहाँ से कूदाओ, एक यहाँ से कूदाओ और एक यहाँ से कूदाओ, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपकी? ब्रैकेट्स हो गई। ऐसे ही आपकी ये क्या हो गई, इस वाले में कूदाओ तो ये फंड हो गई, यहाँ से कूदा और यहाँ से कूदा, ये हो गई फंड, और ये आ गई आपकी हम्परी। बस लाइमन, बामर, पास्चर, ब्रैकेट्स, फंड और हम्परी, इस प्रकार से। अभी तो समझ में आया कि नहीं है? आ जाना चाहिए बेटा। इस प्रकार से होता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही है बेटा, ये तो बन गया चक्कर पूरा। और अब जो है ओके, एक छोटी सी बात अपन और कर ही लेते हैं कि यहाँ पर ना बोहर ने तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बताया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और यहाँ से उनकी जो बातें हैं वो निकल के आई, जो परमाणु के बारे में उन्होंने काफ़ी सही बताया। उनकी जो त्रिज्या है निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से डिराइव कर दिए उन्होंने, है ना। अब उनके कुछ ड्रॉबैक्स रह गई। क्या रह गई? ड्रॉबैक्स, यानी कि अपवाद, इससे आप कर सकते हो, क्या बोलेंगे, ड्रॉबैक्स को, जो भी है, ठीक है। तो इनके कुछ ड्रॉबैक्स रहे, अपवाद रह गई, जिनके बारे में वो बता नहीं पाए। पहली बात उन्होंने क्या बताया
कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा, वृत्ताकार चक्कर लगाएगा जिनमें उन इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr इज इक्वल टू nh/2π हो, यानी कि h/2π का पूर्ण गुणज हो। जब बोर से पूछा गया कि h/2π कैसे आया, कैसे बताया आप लोगों ने कि h/2π का पूर्ण गुणज होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन उसमें घूमेगा, कैसे बताया? बोर तो वैसा बता ही नहीं पाए, मत्था पकड़ लिया उन्होंने कि यार ये तो मेरे से क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने तो जो चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करके अपना एक बता दिया था, पर इसका प्रूफ तो मैंने निकाला ही नहीं था, अब वो कैसे बताएं? तो इसके बारे में वो बता नहीं पाए, पहली चीज फंस गए। दूसरी बात रही कि ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए लागू था, पहली चीज तो ये आ गई कमी। और दूसरी बड़ी कमी रह गई इनकी, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए जिनमें वन इलेक्ट्रॉनिक एटम्स होंगे ना, एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगी, उन्हीं के लिए लागू था। जैसे कि हाइड्रोजन और He+, Li+2 इस प्रकार के एटम्स के लिए ही लागू था, जिनमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, बाकियों के लिए तो भैया लागू ही नहीं होता। दो कमियां तो ये है। तीसरी जो इनकी जो कमी रह गई, ये जीमन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव को नहीं समझा पाया। कौन सी? जीमन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव को ये नहीं समझा पाए। अब जब नहीं समझा पाए तो भैया कमियां तो निकल आई, है ना। तो ये कुछ इनकी बड़ी मेजर कमियां रही जिनकी जिसकी वजह से बोर मेडल भी फेल हो जाता है। जब पूछा गया भैया mvr बराबर h/2π का पूर्ण गुणज क्यों ना होना चाहिए, उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमेगा जिसमें h/2π का पूर्ण गुणज होगा, क्यों नहीं बता पाए? तो नहीं बता पाए, हाथ खड़े कर लिया बोर साहब ने। तो भैया अगर नहीं बता पाए तो हम आपको पढ़े क्यों, पूरा श्रेय आप ही को क्यों दे, है ना। तो लोगों ने जवाब ढूंढना शुरू किए। उसके बाद अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि h/2π का पूर्ण गुणज कैसे सिद्ध हुआ, उसको भी अपन देखेंगे, ठीक है। सो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।